गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में आपको ये सर्किट गिवन है। उस सर्किट में आपको कहा गया है ये 35 वोल्ट का बैटरी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस सीरीज कनेक्शन ऑफ 600 ओम एंड दिस रेजिस्टर आर, और इस आर की वैल्यू निकालने के लिए आपको कहा गया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको और गिवन है दैट इस 600 ओम के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट है विच रीड्स 5 वोल्ट्स। मतलब यहाँ पे जो ड्रॉप बन रहा है दैट इज 5 वोल्ट विच इज रेड बाय द वोल्ट मीटर, और इस वोल्ट मीटर का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है दैट इज 1.2 किलो ओम। तो देखिए ये जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है इसी की हेल्प से हम इस रेजिस्टर आर की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कैसे। सबसे पहले समझिए कि आपको कभी भी वोल्ट मीटर गिवन हो सर्किट में नेटवर्क एनालिसिस में तो उस वोल्ट मीटर को आपको रीड्रॉ कैसे करना है सो दैट यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पे ये आपके पास सर्किट है और आपको इसके क्रॉस कहा गया है वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। विच रीड्स 5 वोल्ट एंड हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.2 किलो ओम। देखिए ऐसे कभी भी आपको वोल्ट मीटर को कनेक्शन दिया हो तो आपको क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ पे इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कीजिए एंड देन ये आ गई आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग 5 वोल्ट प्लस माइनस। ठीक है, तो आपको अपने वोल्ट मीटर को रिप्लेस करना है इस तरह से, इंटरनल रेजिस्टेंस को और उसकी वोल्टेज की रीडिंग को इस तरह से रिप्लेस करना है। तो अब देखिए अब एमसीक्यू कैसे सॉल्व होगा। ये एक काम कीजिए, पहले ये दो पैरेलल रेजिस्टर्स को आपस में सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व से आई मेंट इसे रिड्यूस कर लीजिए इनटू वन सिंगल रेजिस्टर। तो आपका सर्किट कैसा बन जाएगा, ये आ गया आपका 35 वोल्ट का बैटरी सोर्स। ये आ गया आपका रेजिस्टर आर। यहाँ पे आपको पता है वोल्टेज बन रही है 5 वोल्ट प्लस माइनस इस तरह से। अब ये दोनों का सिंगल रेजिस्टर सॉल्व करके क्या बन जाएगा, 1.2 के इज इन पैरेलल विथ 600 ओम्स। तो सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, 1200 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 600। ये हो गया आपका 1200 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 1800। ये आ गया आपका 3 और ये 400। तो यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपका आंसर बन जाएगा 400 ओम्स। तो अपने इस सर्किट में लिख दीजिए वैल्यू 400 ओम्स। अब देखिए इस 400 ओम के क्रॉस 5 वोल्ट बन रहा है, तो आपको यहाँ से करंट क्या बन रही है वो कैलकुलेट करनी होगी। तो देखिए क्या बनेगी, आई विल बी इक्वल टू सिंपली वी डिवाइडेड बाय आर। इस आर 400 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितनी बन रही है 5 वोल्ट, तो यहाँ से करंट बन जाएगी आपकी 0.0125 एम्पेयर। सो दिस आई इज इक्वल टू 0.0125 एम्पेयर। ये आप है कोई करंट नहीं फ्लो हो रही, ये बस ओपन पाथ है, ओपन सर्किटेड पाथ है, इसे कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे ये दो टर्मिनल्स जस्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कितनी बन रही है इस रेजिस्टर के क्रॉस। ये एक और कोई पैरेलल पाथ नहीं, ये सिंपली ओपन सर्किटेड है। तो यहाँ पे कोई करंट आपको एज्यूम नहीं करनी कि यहाँ क्या करंट कर होगी फ्लो। तो आगे देखिए अब आपको इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो कर रही है। नाउ यू नो आई इज इक्वल टू 0.0125। जो इस 400 ओम में करंट फ्लो कर रही होगी आई, दैट विल बी डायरेक्टली फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर आर। तो अब एक काम कीजिए, EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अपना लुब्रिकेशन बनाइए
सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह का बनेगा आपका सर्किट। ये आ गया 400, ये आ गया आपकी अननोन रेजिस्टर आर 400 ओम्स, और इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर जो रीडिंग बता रहा है दैट इज 5 वोल्ट। तो इस तरह से रिड्यूस हो जाता है कभी वोल्ट मीटर आपका कनेक्टेड हुआ हो सर्किट में। तो यहाँ पे लुब्रिकेशन बनाना हो तो बनाइए। यू नो द वैल्यू ऑफ आई 0.0125। तो यहाँ पे आपकी लुब्रिकेशन क्या बन जाएगी, EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप आई मल्टीप्लाई बाय 400 प्लस आई मल्टीप्लाई बाय आर। आई हमने कितना कैलकुलेट किया, 0.0125 मल्टीप्लाई बाय 400 प्लस 0.0125 मल्टीप्लाई बाय आर। पॉइंट 0.125 मल्टीप्लाई बाय 400 बन जाएगा आपका 5 वोल्ट प्लस 0.0125 मल्टीप्लाई बाय आर, ये हो गया 30 इक्वल टू 0.0125 आर। फ्रॉम आर कैन बी सीन टू बी इक्वल टू 2400 ohms और 2.4 किलो ohms। सो बी इज और आंसर। यहाँ पे जो सीखने वाली चीज़ है, वोल्ट मीटर कभी भी आपको कनेक्शन में दिया हो इस तरह से आपको उसे इस तरह से रिप्लेस करना है। देन इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कीजिए और आगे देखिए आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीखने वाली चीज़ थी कि वोल्ट मीटर की रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं, सिंपली इस तरह से। चलिए अब ये MCQ देखिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ओवर अ साइकिल व्हेन एक्साइटेड बाय एन AC सोर्स। तो देखिए एनर्जी स्टोर का आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। जब आप कैपेसिटर को AC सोर्स से एनर्जाइज करेंगे तो आपका एनर्जी का ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। सो आपसे पूछा गया ओवर एन साइकिल, ये आगे इस तरह से कंटिन्यू होती रहेगी साइन वेव। आपसे पूछा गया ओवर एन साइकिल टोटल एनर्जी स्टोरेज कितनी होगी। सो द आंसर इज 0, क्योंकि जितनी हाफ साइकिल के लिए कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में कैपेसिटर आपकी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी सोर्स को सेंड बैक कर देगा टू द सोर्स। सो नेट एनर्जी स्टोर्ड over an cycle is 0. Net energy stored over an cycle is 0 by L and C both. Next एग्जामिनेशन में आपसे इंडक्टर के बारे में पूछ लिया जाए कि इंडक्टर एनर्जी स्टोर कितनी करता है ओवर एन साइकिल, ओवर एन कंप्लीट साइकिल, तो आपने आंसर देना है 0। चलिए ये MCQ कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये वोल्टेज गिवन है 20 वोल्ट, और आपसे जिस मोमेंट में ये वोल्टेज 20 वोल्ट है आपसे dV/dt का एक्सप्रेशन पूछा गया है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये वोल्टेज आ गया आपकी V 20 वोल्ट, तो देखिए इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से राइट करेंगे और कैसे यहाँ से dV/dt ऑब्टेन करेंगे। सिंपली नोडल इक्वेशन लिखिए, क्या बन जाएगी आपकी एट दिस नोड। नोडल इक्वेशन नहीं, V डिवाइडेड बाई 20, ये करंट और ये करंट होगी, इस करंट को आप सिंपली IC लिख दीजिए। यहाँ से आपका बन जाएगा 0.1V माइनस 4 प्लस 0.05V प्लस IC इक्वल टू 0, 0.15V प्लस IC इक्वल्स टू 4। यहाँ V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 20 वोल्ट, तो ये बन जाएगा 3 प्लस IC इक्वल टू 4। फ्रॉम हियर यू कैन सी IC इज इक्वल टू 1 एम्पेयर।
अब आपको कैपेसिटर में करंट कितनी फ्लो हो रही है वो पता है, आई सी इज इक्वल टू 1 एम्पेयर, एंड यू ऑल्सो नो आई सी इज इक्वल टू सी टी वी सी बाय डी टी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1 इज इक्वल टू सी डी वी सी बाय डी टी। तो यहाँ पे सी की वैल्यू आपको 1/2 गिवन है, सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 1/2, यहाँ से आपका डी वी सी बाय डी टी इज इक्वल टू 2 volts per second. Vc is the voltage across capacitor. यहाँ पे आपको Vc is equal to V given है, so dV by dt is equal to 2 volts per second. So P is your answer. चलिए अभी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में आपको कहा गया है, पूछा गया है आपसे, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड इज अनदर नेम फॉर इंडक्टर। तो आपसे एनर्जी स्टोर के लिए पूछा गया है कि एक सोलेनॉइड में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो कैसे निकालेंगे, कभी भी आपको इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है वो कैलकुलेट करनी हो। So the formula that you will use is this one. और सिमिलरली कभी आपको कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है वो कैलकुलेट करना हो, द फॉर्मूला दैट यू विल यूज इज ए इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये रहेगा आपका कैपेसिटर का, कभी आपसे एमसीक्यू पूछा जाए तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब देखिए इंडक्टर में एनर्जी स्टोर निकालने के लिए आपको आई गिवन है 10 एम्पेयर, यहाँ पे आपको एल की कोई वैल्यू नहीं गिवन, ये आपको खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको फॉर्मूला आपको पता होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय ए, ये आ जाएगा आपका इंडक्टर का फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल हेनरीज। यहाँ पे आपको म्यू नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है 4π10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। देन एन इज नंबर ऑफ turns, A is cross sectional area of the solenoid or inductor, कुछ भी लिख लीजिए, and then L is the length of the again solenoid और inductor, कुछ भी वर्ड यूज़ कर लीजिए। तो ये आ गया आपकी इस फॉर्मूला की डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपको म्यू नॉट की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू भी गिवन है, एन इज गिवन टू बी 1000 टर्न्स। एरिया आप निकाल लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, एक सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, ए मीटर स्क्वायर में निकालेंगे। सिमिलरली लेंथ भी आपकी निकल जाएगी, वो भी आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर में। अगेन आप लेंथ भी मीटर में रखेंगे, ये मीटर में क्यों रखनी होती है इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। फिलहाल एक काम करते हैं, एल को कैलकुलेट करते हैं विद ऑल द गिवन वैल्यूज। सो एल आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल, ए आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आपको डायमीटर गिवन है दैट इज 30 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, रेडियस आपका मीटर में कितना आ जाएगा 0.15 मीटर। यहाँ पे एरिया आ जाएगा आपका 0.15 का स्क्वायर। देन आपको लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर, मीटर में कितनी आ जाएगी ये लेंथ 0.3 मीटर, एंड यहाँ गिवन है 1000 टर्न्स,
and mu naught as we know is 4 pi into 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। तो देखिए यहाँ से L क्या बन जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 1000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 0.15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.3। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 2.957 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हेनरी। तो ये आ गया आपका इंडक्टेंस। तो अब इस इंडक्टर में एनर्जी स्टोर कितनी निकली है कैलकुलेट कर लेते हैं। कितनी होगी हाफ 2.957 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय करंट का स्क्वायर दैट इज 10। तो यहाँ से आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 0.15 जूल्स। सो बी इज योर आंसर। देखिए यहाँ पे बात हो रही थी कि एरिया और आपकी लेंथ मीटर में क्यों लेनी है, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये आपका फॉर्मूला एल किस में होता है हेनरी में, म्यू नॉट के क्या यूनिट्स रहते हैं हेनरी पर मीटर, एरिया आपका मीटर स्क्वायर में होगा और लेंथ आपकी मीटर में होगी, तभी दोनों साइड्स के जो यूनिट्स हैं वो बराबर इक्वेट हो जाएंगे। सो आप एरिया भी और लेंथ भी मीटर में रखेंगे तभी आपके म्यू नॉट के एन यूनिटलेस है, नंबर ऑफ टर्न्स है, म्यू नॉट के जो आपके यूनिट्स हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 के दैट इज़ हेनरी पर मीटर। तो ये मीटर कैंसिल आउट करने के लिए हम यहाँ पे एरिया और लेंथ दोनों मीटर्स में रखते हैं ताकि यूनिट्स मैच कर जाएं। देखिए इस एमसीक्यू को थोड़ा फर्दर और डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन किसी के माइंड में आ सकता है, अभी हमने डिस्कस किया कि एनर्जी नेट एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमने एनर्जी कैसे निकाल दी कि नेट एनर्जी स्टोर्ड इज 0.15 जूल्स। लास्ट एमसीक्यू में तो हम कह रहे थे नेट एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज 0। देखिए ऐसा तब होता है व्हेन द सप्लाइड एनर्जी इज एसी सोर्स। एसी सोर्स में वोल्टेज और करंट का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ पे हमें जो एनर्जी सोर्स गिवन था दैट वाज डीसी, हियर आई वाज गिवन एज 10 एम्पियर सिंपली। तो इस केस में एनर्जी स्टोरेज निकल जाएगी एंड दैट विल बी कैलकुलेटेड एज हाफ LI स्क्वायर। जब इसकी इंडक्टर की एनर्जी स्टोरेज 0 होगी दैट विल बी द केस ऑफ AC सोर्स। इफ़ द इंडक्टर विल बी सप्लाइड फ्रॉम द AC सोर्स तो उसकी नेट एनर्जी जो स्टोरेज होगी वो 0 होगी ओवर द कंप्लीट साइकिल। यहाँ पे आपको जो सोर्स गिवन था वो AC नहीं था, DC था, दैट्स व्हाई वी हैव कैलकुलेटेड द सम वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन द इंडक्टर। चलिए अब ये MCQ देखिए। इस MCQ में कहा गया है इन एन RLC सर्किट सप्लाइड फ्रॉम एन AC सोर्स द रिएक्टिव पावर Q इज प्रपोर्शनल टू द। देखिए RLC सर्किट कैसा हो गया आपका, इस बार कोई भी जनरल RLC सर्किट की बात की है, सीरीज पैरेलल और इन एनी अदर फॉर्मेशन इट मे बी कनेक्टेड। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे एक सीरीज सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। आपसे पूछा गया है एन RLC सर्किट सप्लाइड फ्रॉम एन AC सोर्स
कुछ भी हो सकता है, RLC सर्किट, सीरीज और पैरेलल और सम अदर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो RLC सर्किट में बताइए Q सप्लाइड फ्रॉम द सप्लाई इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए आपका जो इंडक्टर है जिस टाइम पे वो Q पावर मंगाएगा उस टाइम पे आपका कैपेसिटर पावर सेंड कर रहा होगा वापस। ये आ गया आपका एनर्जी डिमांड का हाफ साइकिल। और यू में से जिस टाइम आपका इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा होगा उस टाइम आपका कैपेसिटर एनर्जी रिलीज कर रहा होगा टू द सर्किट। सॉरी, ये ग्राफ एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने ग्राफ गलत बना दिया। ये ग्राफ ऐसे आना था कैपेसिटर का। इस तरह से जिस टाइम पे आपका इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा होगा उस टाइम पे आपका कैपेसिटर एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। और सिमिलरली जिस टाइम पे आपका कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा होगा उस टाइम पे आपका इंडक्टर एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। कैसे, एक बार देखिए यहाँ पे जिस टाइम पे एनर्जी इंडक्टर स्टोर करता है जिस हाफ साइकिल में एक सर्किट के अंदर, उस टाइम पे आपका कैपेसिटर एनर्जी रिलीज करता है इन दैट हाफ साइकिल। सिमिलरली जिस टाइम पे आपका इंडक्टर एनर्जी रिलीज करता है उस टाइम पे आपका कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। सो इंडक्टर और कैपेसिटर ऑपोजिटली काम करते हैं। जिस हाफ साइकिल में आपका इंडक्टर एनर्जी रिलीज कर रहा होता है उस टाइम पे आपका कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा होता है। तो एक सर्किट में जिस टाइम आपकी इंडक्टर की रिक्वायरमेंट है Q, उस टाइम पे C आपका Q प्रोवाइड कर देगा। और जिस टाइम पे आपके कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट है Q की, उस टाइम पे आपका इंडक्टर प्रोवाइड कर देगा। सो L एंड C बोथ सर्व ईच अदर इन अ सर्किट। तो इंडक्टर और कैपेसिटर एक सर्किट में आपस में एक दूसरे को एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं। सो द नेट रिएक्टिव पावर डिमांडेड बाय द सर्किट इज इक्वल टू QL माइनस QC। मान लेते हैं आपके एक सर्किट में आपके इंडक्टर की रिक्वायरमेंट है एनर्जी स्टोरेज की 40 VAR रिएक्टिव पावर स्टोरेज की, और आपके कैपेसिटर की डिमांड है अगेन 40 VAR। तो नेट एनर्जी, नेट रिएक्टिव पावर demanded by the supply will be QL माइनस QC इक्वल टू 0। अगर आपके इंडक्टर की और कैपेसिटर की एनर्जी रिक्वायरमेंट सेम है एक सर्किट में, तो वो आपके सप्लाई से कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं मंगाएंगे, वो आपस में एक दूसरे को सर्व करते रहेंगे। सिमिलरली अगर आपका QL 80 VAR है और आपका QC 60 VAR है, देन जो आपका नेट रिएक्टिव पावर होगा डिमांडेड बाय द सर्किट और सप्लाई विल बी
20 VAR, और यू में से अगर आपका QL की वैल्यू 60 VAR है और आपका QC की वैल्यू 70 VAR है, then the net reactive power demanded by the supply will be equal to again QL minus QC, that we can see minus 10 VAR. तो उस टाइम पे आपकी सर्किट जो डिमांड करेगा सप्लाई से रिएक्टिव पावर, दैट विल बी minus 10 VAR. So from all this theory you understand the reactive power demanded by the circuit is proportional to the difference of QL and QC. So D is your answer.